नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल कुमार। बात करेंगे महाराष्ट्र के पालघर की। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में जो मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, यहाँ 3 लोगों को, जिनमें 2 साधु एक ड्राइवर शामिल है, बुरी तरह से पीट कर इनको मौत के घाट उतार दिया। साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से ये साधु पुलिस वालों के पीछे छिप रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए वहां पर सीधा मामला देख रहे हैं कि किस तरीके से इन साधुओं को पीटा जा रहा है। लाठी डंडे, गांव वालों के पास जो भी हथियार हैं उनसे हमला किया जा रहा है। कुल्हाड़ी है, लाठी डंडे हैं, पत्थर है। बुरी तरह से इन साधुओं को इतना पीटा गया कि ये लोग मर गए। जी हाँ, जो 2 साधु, जिनमें एक 70 वर्षीय साधु हैं, दूसरे 35 वर्षीय साधु हैं और तीसरा ड्राइवर है जो कि इनको लेकर जा रहा था। पालघर का मामला है जहां पर इनको बुरी तरह से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो बड़ा मामला महाराष्ट्र के पालघर का घटना है 16 अप्रैल की, लेकिन अब जब वीडियो सामने आ रही है तो सच्चाई खुल रही है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है, जहां बीजेपी के नेता तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे से पूछा जा रहा है कि किस तरीके की ये व्यवस्था है कि जो साधु संत लोग जा रहे हैं उन पर हमला इस तरीके से किया जा रहा है कि वो मर गए, मौत के घाट उतार दिया जाता है। चाकुओं से मारा गया है, कुल्हाड़ियों से मारा गया है, पत्थरों से मारा गया और डंडे से बुरी तरह से इन साधुओं को मारा गया। आपको बता दें 16 अप्रैल की घटना है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के 2 साधुओं को पीट कर मार दिया गया। साथ ही साथ जो ड्राइवर इनके साथ था उसको भी मार दिया गया। एक अफवाह के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। अफवाह ये थी कि इस इलाके में चोर घूम रहे थे जो बच्चों की किडनी चुराने का काम करते थे। तो चलिए बाद में आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हाई लेवल पर जांच की जाए और जो पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टाफ जो वहां पर इस वक्त जो मौजूद था, उनको क्या अधिकार नहीं थे, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से ये इन 3 लोगों को बचा नहीं पाए। आपको बता दें इस मौके पर वहां पुलिस वालों की 2 गाड़ियां मौजूद थी। एक गाड़ी पर बुरी तरह से हमला किया गया जिसमें इन तीनों को बिठाया जाना था, लेकिन इस मामले को देखकर दूसरी गाड़ी वहीं रुक गई। उस गाड़ी से पुलिस वाले बाहर तक नहीं निकले। खबरों की माने तो पुलिस वाले वहां पर खड़े होकर देखते रहे। जब लाठियां भांजी जा रही थी इन तीनों पर, तो पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग तक नहीं की, लाठियां तक नहीं निकाली इन लोगों को अलग करने के लिए। आपको बता दें इस पर अपडेट ये है कि 2 पुलिस वाले सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। जी हाँ, 2 पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड भी किए गए हैं। ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस मामले में 2 पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए गए। एक बार फिर से मैं आपको पूरा मामला बता देती हूँ। जूना अखाड़े के 2 साधु जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ, खबरों के अनुसार गुजरात के सूरत जा रहे थे अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, लेकिन 120 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय भी किया था। फिर वहां पर 10 बजे, रात के करीब 10 बजे वहां पर वन विभाग के जो गार्ड थे उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे। इतने में गांव वाले आ जाते हैं और बुरी तरह से इन पर हमला कर देते हैं। हमला इतना खतरनाक कि ये लोग संभल नहीं पाए और जो गार्ड थे उन्होंने पुलिस विभाग को जब जानकारी दी, पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस वाले इनको ले जा रहे थे, गाड़ी में भरते हैं, जैसे तैसे गाड़ी में बैठाते हैं, फिर ये गांव वाले हमला शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर पुलिस वाले साइड हो जाते हैं और
इन तीनों पर इस तरह से हमला किया जाता है कि अस्पताल जब इनको ले जाया गया तो डॉक्टर ने इन लोगों को मृत घोषित कर दिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु दीपांकर स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। धन्यवाद कोमल जी, धन्यवाद। स्वामी जी, जिस तरीके की ये घटना आई है महाराष्ट्र के पालघर से, बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है कि साधु जा रहे थे, किसी काम से उन पर इस तरीके का हमला कर दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा पहला प्रश्न देश की सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और देश के सियासतदान से पहला प्रश्न है, क्या भगवा पहनना या सन्यासी होना गुनाह है? ये मैं बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ। क्या ये गुनाह है? और अगर तो गुनाह है तो बताइए, हम पहनना छोड़ देते हैं। और जो नहीं है तो हमारे साथ इस प्रकार नरभक्षियों वाला व्यवहार क्यों? क्या भारत में भी सन्यासी शेष नहीं है? क्या भारत में भी सनातनी शेष नहीं है? और अगर जो भारत में भी सनातनी और सन्यासी शेष नहीं है तो बताइए, हम जाकर डूबे कहाँ साउथ चाइना सी में? क्या इस देश का मजाक बना कर रखा है आप लोगों ने? जी, इस देश का मजाक बना कर रखा है। जो भगवा कंधे से कंधा मिलाकर आपसे खड़ा होता है, उस भगवा को आपने नरभक्षियों के हाथों नोचवा दिया। मतलब कर्म होने की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दिया। क्या मिला आपको? आखिरकार मिला क्या? चंद लोगों का वोट या चंद लोगों की संतुष्टि? मगर जो चले गए इस दुनिया से, उनका कसूर क्या था? किसी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। अब उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? मेरे लिए प्रश्न ये है। सही सवाल। इस तरीके से भगवा पहनने वालों के साथ ही इस तरीका का व्यवहार किया जा रहा है। इस वक्त क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार के सामने आप? मैं मात्र कोमल इतना कहना चाहता हूँ, भारत में सन्यासी होना, भगवा पहनना अगर गुनाह है तो मेरे सन्यासियों को मारा क्यों, अगर जो ये गुनाह नहीं है? और मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि पुलिस वहाँ पर मौन होकर सन्यासियों की मृत्यु का जो तमाशा देख रही थी, और महाराष्ट्र सरकार जो दर्दरास्त बनी रहती है, आखिरकार इसके दर्दरास्त होने के वजह क्या है? ये कई सवाल खड़े कर रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, ठीक है, मगर इस कार से ये क्या कि आगे हम लोगों की जान सेफ है? मुझे वैसे ही 1000 धमकी दिन में रोज आती है। क्या मैं बाहर निकलूँ मैं सेफ हूँ? जी, हमारी नापसंदियों में बहुत सारे बात डाल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरीके की घटनाओं से और लोगों को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि पुलिस वालों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। क्या मजबूरी रही होगी, या फिर क्या इनके पास कोई अधिकार नहीं था कुछ कदम उठाने का? जी, ऐसा व्यवहार इंसान नहीं, हैवान नहीं करते। ऐसा इन इंसानों ने किया है। और मैं इंसान नहीं, मैं तो नरभक्षी कहूंगा। और वो नरभक्षी जो साधुओं को नोच रहे हैं, मैं वीडियो नहीं देख पाया, मेरी आत्मा, और मैं रात से सो नहीं पा रहा हूँ। स्वामी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिसकी भगवाधारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार सामने आया है, खबरों की माने तो कोई सांप्रदायिक मामला नहीं था, कोई भी धर्म का मामला नहीं था। अगर माने खबरों की तो यहाँ पर एक अफवाह मानी जा रही है, जो किडनी चोर वहाँ पर घूम रहे हैं, उस अफवाह के चलते ये हमला किया गया था। कोमल, मैं एक शब्द कहूंगा, मुझे ताल्लुक ही नहीं संप्रदाय से, मुझे ताल्लुक ही नहीं किसी अन्य चीजों से। मेरे सन्यासियों को मारा क्यों? ऐसे बस मुझे इस बात का प्रश्न का उत्तर चाहिए। मेरे सन्यासियों को मारा क्यों? भगवा पहनना क्या गुनाह है? और अगर इस प्रकार की परिस्थिति या परिणति प्रतिदिन परिलक्षित होगी तो बताइए, मैं इस देश में जाऊं कहाँ? अब एक शमशान में बैठा हूँ, अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अब शमशान से कहाँ जाऊँ? हिमालय की कंदराओं में या साउथ चाइना सी में डूबने? मजाक बनाकर रखा है साधुओं का। क्या साधुओं का कोई मानव अधिकार नहीं होता? साधु इंसान नहीं होते? मानव अधिकार का ढिंडोरा पीटने वाले वो लोग कहाँ जाए? पदोर वापिस करने वाले वो लोग कहाँ जाए? मैं बड़ा मौन होकर देख रहा हूँ। कहाँ गई वो महिलाएं जो तख्ती लेकर खड़ी हो जाती? क्या तख्ती पर लगने वाली थी? यह अवॉर्ड वापसी देने के लिए शेष नहीं बचा? कहाँ चले गए वो लोग जो कहते हैं हिंदुस्तान में डर लगता है? मर हम रहे, डर आप रहे। आपने जिस तरीके का यह मामला है, डरने वाली बात है, क्योंकि साधु जो उम्र थी उनकी 70 साल, और जो दूसरे साधु थे 35 साल, साथ में उनके ड्राइवर थे, तीनों को बुरी तरह से पीट कर जो मारा गया है। तस्वीरें सामने आई हैं। बेहद शर्मनाक है कि इस तरीके से लाठियों से, कुल्हाड़ियों से उन पर हमला किया गया, और पुलिस वाले वहाँ पर हमला करने वालों के ऊपर ना हवाई फायरिंग कर पाए, ना डंडे से उनको हटा पाए। मैं आरोप लगाता हूँ कोमल, ये मुझे लगता है कि ये प्री प्लान मारा गया है इन लोगों को। मैं ये आरोप लगा रहा हूँ। कार्रवाई कर इसको सिद्ध कीजिए कि ये प्री प्लान नहीं है, मगर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि ये प्लान कर इन लोगों को मारा गया है। पुलिस समाजहीन बने उन सन्यासियों को नरभक्षियों के हाथ में सौंप रही है।
मैं ये आरोप लगा रहा हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। और मुझे दुख इस बात का है कि वो जगत मौन क्यों है, जो छोटी छोटी सी बातों पर एक कांच टूटने पर प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक और मंत्री से लेकर मंत्री तक वहाँ देखने पहुंच जाते हैं और इस पर मौन धारण किए रहते हैं। पूछूं क्या आपसे, क्या मुंह में दही जमा दिया या सांप छूट गया? हम लोगों के लिए आप कह रहे हैं 110 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 101 लोगों को हिरासत में रखा गया है। 9 लोग जो थे नाबालिग हैं, उनको आश्रय गृह भेजा गया है और 2 पुलिस अफसर यहाँ पर सस्पेंड भी किए गए हैं। पूरी पलटन की पलटन खड़ी थी, कोमल 2 को करिए या 3 को करिए, अर्थ वो नहीं है। अर्थ ये क्या मेरा सन्यासी होना गुनाह है और मेरे सन्यासियों को मारा क्यों? बस सिंपल सी बात ये है। और इससे अतिरिक्त कहने जैसी स्थिति में वर्तमान में हूँ नहीं, क्योंकि रात में सो नहीं पाया हूँ, आंख में आंसू रुक नहीं रहा है। पूछ रहा हूँ अपने आप से शीशे में कि मेरा कसूर क्या है? 8 साल की उम्र में सन्यासी हो जाना, और एक सन्यासी को गुरु कैसे पालता है? बच्चे की तरह। उस बच्चे को तुमने मार डाला। जी, जैसा आपने कहा कि बच्चे को मार डाला है। 70 वर्षीय जो साधु थे, उनके साथ एक 35 वर्षीय भी साधु थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिवाकर स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके की शर्मनाक हरकत ये जो महाराष्ट्र के पालघर से सामने आई। सवाल ये उठता है कि क्या भगवा पहनना गुनाह है? क्या साधु संत देश में सुरक्षित हैं? उस तरीके की महाराष्ट्र के पालघर से जो घटना सामने आई है, साधुओं को पूरी तरह से पीट कर मार दिया गया एक अफवाह के चलते। यहाँ खबरों की माने तो गिट्टी चोर इस इलाके में घूम रहे थे। अगर आपको बताएं कि 4 दिन पहले भी सारणी में इस तरीके की हरकत हुई थी, जब 2 लोगों को मारने की कोशिश की गई थी। जो किंडी चोर घूम रहे हैं, इसी अफवाह के चलते वहाँ पर 2 लोग और गए थे जिनको मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अब ये दूसरा मामला ऐसा है कि 2 साधु और साथ में जो ड्राइवर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जूना अखाड़े के ये साधु, जिसके बाद अब महंत गिरी ने कहा है कि अब आंदोलन होगा अगर सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई से लेकर आपको बता दें कि किस तरीके से 110 लोगों को 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, 101 लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा गया। साथ ही साथ जो 9 लोग हैं वो नाबालिग हैं, जिनको आश्रय गृह भेजा गया है। और जो पुलिस अफसर वहाँ पर मौजूद थे, उसमें से 2 पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एक बार फिर से मामला आपको बता देते हैं। 16 अप्रैल का मामला है। 3 लोग, 2 साधु और 1 ड्राइवर, जो मुंबई से गुजरात के लिए निकले थे। पालघर में ये जो मामला है वो हुआ, सामने आई घटना। लेकिन जब गुजरात के सूरत के लिए निकले तो 120 किलोमीटर का सफ़र जो तय किया, उसके बाद रात के 10 बजे वन विभाग के गार्ड से बात कर रहे थे। इतने में जब गांव वाले आ जाते हैं तो उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। गार्ड ने पुलिस विभाग को बुलाया, पुलिस टीम वहां पर पहुंची, 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची। लेकिन जब पहली गाड़ी में ये लोग इन साधुओं को बिठाने लगे, उसके बाद ही गांव वालों ने हमला फिर से शुरू कर दिया। पुलिस वाले वहां से हट गए। पहली गाड़ी पर जब हमला हुआ तो दूसरी गाड़ी से पुलिस वाले बाहर नहीं निकले। यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या इन पुलिस वालों की मजबूरी थी? कोई मजबूरी थी जिससे किसी तरीके का कदम नहीं उठाया या कोई एक्शन नहीं लिया? ना हवाई फायरिंग की, ना लाठियां भांजी, और दूसरी गाड़ी से तो पुलिस वाले बाहर ही नहीं निकले। तो पहली गाड़ी के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों में पत्थर भरे पड़े हैं, किस तरीके से पथराव किया गया है। गाँव वालों के हाथ में जो हथियार था उससे हमला किया गया, चाहे वो कुल्हाड़ी हो, चाकू हो, चाहे वो डंडे हो, बुरी तरह से पीटा गया। जिसके बाद जब इस भीड़ से हटाकर इन साधुओं को अस्पताल ले जाया गया तो नतीजा ये था कि डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पर अब बीजेपी के कई नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके की महाराष्ट्र सरकार व्यवस्था कर रही है, क्या साधु भी सुरक्षित नहीं है? यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि अभी कार्रवाई की जा रही है, बड़े लेवल पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी आरोपी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिनमें से 101 लोग पुलिस हिरासत में रहेंगे 30 अप्रैल तक, और 9 लोग आश्रय गृह भेजे गए हैं। इसी मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, 2 पुलिस इंस्पेक्टर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर से बड़ी खबर। मामला जो घटना है 16 अप्रैल की है, और अब जो इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से इन साधुओं को मार रहे हैं। आपको बताते हैं 70 वर्षीय साधु, जूना अखाड़े के 2 साधु, एक 35 वर्षीय सुशील गिरी, 70 साल के चीकड़े अपने ड्राइवर के साथ मुंबई से, जी हाँ, मुंबई के
कांदिवली से गुजरात के सूरत जा रहे थे, दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। ये 120 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय भी कर लिया था। जहाँ रास्ते में जब 10 बज गया तो वो रास्ते में रुके थे, वन विभाग की गार्ड से कुछ बात कर रहे थे। वहीं पर जब गांव वाले आ गए, उन्होंने तुरंत जो गाड़ी थी वहां हमला कर दिया। खबरों की माने तो इनके पास से 50,000 कैश और सोने का कुछ आभूषण थे, वो भी ले लिए। मौके पर मौजूद पुलिस वाले जो थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले वहां पर मूक दर्शक बने रहे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जुड़ चुके हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंत जी, इस तरीके की ये घटना सामने से आई है पालघर से। 16 अप्रैल की घटना है, लेकिन 3 लोगों पे 2 साधु बुरी तरीके से पीट कर इनको मौत के घाट उतार दिया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसके पीछे तो लगता है कि लॉकडाउन होते हुए किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों लोग आ जाते हैं और साधुओं को और उनके ड्राइवर को पीट कर मार देते हैं। इससे इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी कड़ी निंदा की जाए, वो कम है। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए और जो ये निकम्मे पुलिस वाले हैं इनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से आपने मांग की है कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की, कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें जानी चाहिए बिल्कुल कार्रवाई। और ये लोग मोहम्मद सिंह क्या है तो सीधा मुसलमानों ने हमला किया है, लाठी डंडों से, तो संतों को पीट के मार डाला है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, खबरों के अनुसार यहाँ पर एक अफवाह फैली थी कि किडनी चोर वहाँ पर घूम रहे हैं, बच्चों की किडनियां चोरी करते हैं, जिसके चलते 4 दिन पहले एक और घटना हो चुकी है। 2 लोगों को मारने की कोशिश की जा चुकी है। 4 दिन बाद अब ये घटना दोहराई गई है कि ये लोग वहाँ पर गए और किडनी चोर समझकर इन पर हमला किया गया। एक बार देख लीजिए, संतों का वेश जो है दूर से पहचान में आता है कि वो संत है, वो भगवा धारण किया हुआ है, उनका स्पष्ट आता है कि वो संत रूप में है। और तो अब इस तरीके से ऊपर हमला करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल सही कहा आपने, हमला कहाँ तक उचित है? तो जैसे कि आप इस तरीके से किसी के साथ भी ये घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे संत हो या ना हो, कोई भी हो, साधारण व्यक्ति भी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसको मार डाला है। और जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में ये सब घटना घटित हुई और पुलिस वाले जो मूक दर्शक बने रहे, उन्होंने बिल्कुल इंटरवीन नहीं किया, ना उनको बचाने की कोशिश की, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 70 वर्षीय साधु साहब हैं, जो 35 वर्षीय साधु इनके साथ थे, साथ में जो इनके ड्राइवर थे, तीनों को बुरी तरह से पीट कर जो मौत के घाट उतारा गया है, बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है। क्योंकि पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, ना हवाई फायरिंग की, ना लाठी चार्ज दिया। जी महंत जी, आप देख रहे हैं पुलिस वाले सशस्त्र थे, उनके पास शस्त्र भी थे, उन्होंने कोई ना फायरिंग की, ना उनको वार्निंग दी, बल्कि उनको उनके इस तरह से उनको हवाले कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि लोग एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस तरीके से लॉकडाउन होते हुए सैकड़ों की भीड़ जो है लाठी डंडे लेकर बाहर निकलती है और संतों को पीट कर मार डालती है। जी, संतों को पीट कर मार डालती है। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि इन साधुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है, तो आप क्या कहेंगे? जिम्मेदारी की बात है, पहले तो वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और दूसरे वो लोग जिम्मेदार है पुलिस की मौजूदगी में पुलिस वालों ने जिस तरीके से मूक दर्शक बने रहे और उन्होंने उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, दूसरे पुलिस वाले जिम्मेदार है। तो इनकी जांच कराकर पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनको हम फांसी की मांग करते हैं, उनको फांसी दी जाए। जैसे कि आप फांसी की मांग करें, क्या इस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक जाएंगी? लेकिन निश्चित रूप से जब तक इन दरिंदों को इस तरह की सजा नहीं दी जाएगी तो लोगों का जो मनोबल बढ़ता जाएगा, इस तरह घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। जब इन लोगों के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो आगे जो कार्रवाई करने ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग उनके मन में भय व्याप्त होगा। वरना तो ऐसा लगता है कानून का डर निकल गया, पुलिस वालों की मौजूदगी में उन्होंने पुलिस वालों के सामने उनको पीट कर मार डाला, तो इसका मतलब उनके मन में जो कानून का कोई भय है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो तस्वीरें सामने आई है, यही देखकर लगता है कि पुलिस का कोई भय नहीं, क्योंकि पुलिस भी सामने मौजूद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महंत सुरेंद्र नाथ जी।
इस तरीके से फांसी की मांग की है मैम जी ने। आपको बता दें मॉब लिंचिंग का मामला महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को ये घटना को अंजाम दिया गया था। अब जब वीडियो सामने आ रहे हैं तो बेहद शर्मनाक वीडियो है, बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें हैं जिसमें 3 लोगों को, जिनमें 2 साधु हैं, एक 70 वर्षीय साधु है, दूसरे 35 वर्षीय साधु हैं, बुरी तरह से इनको पीटा। जब पीटने के बाद इनको पुलिस वाले गाड़ी में ले जाने लगे तो दोबारा से इन्होंने हमला कर दिया, पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई और इन साधुओं को वहां पिटने के लिए छोड़ दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट रहे हैं और साथ ही साथ जो साधु है वो पुलिस वालों का सहारा लेना चाह रहे हैं, उनके पीछे छिपकर अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। गाँव वालों ने बुरी तरह से पीट कर इनको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस वालों के हाथ में कोई भी एक्शन लेने के क्या अधिकार नहीं है या फिर कोई मजबूरी है, ये सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल की बड़ी घटना, जूनागढ़ के 2 साधु, एक 35 वर्ष के और एक 70 साल के, दोनों मुंबई के कांदिवली से जा रहे थे गुजरात के सूरत में अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होने। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो घटना सामने आई है इस पर डीएम कैलाश शिंदे ने भी कहा है, महाराष्ट्र के जो डीएम कैलाश शिंदे, उन्होंने बताया है कि साफ किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से 101 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। 30 अप्रैल तक वो पुलिस हिरासत में रहेंगे और 9 लोग जो है नाबालिग हैं उनको आश्रय गृह भेज दिया गया है। वहीं बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार से भी सवाल किए, उद्धव सरकार पर हमला बोला है कि महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है। उद्धव सरकार का इस पर जो कहना है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी का जो सवाल है कि आरोपी इस तरीके से किस तरीके ये हमला कर सकते हैं, जो साधु हैं, क्या भगवा पहनना गुनाह है? इस तरीके से साधु संत कैसे बच पाएंगे, कैसे ये सुरक्षित रहेंगे, इनकी सुरक्षा का जिम्मा किसका है? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है एक स्टार में। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। अजय जी, इस तरीके की ये घटना है महाराष्ट्र के पालघर से कि 2 साधु और उनके ड्राइवर पूरी तरह से पीट कर इनको मौत के घाट उतार दिया गया और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये घटना जो है बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। पहली तो यह है कि पुलिस ने साधुओं को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की और पुलिस जो है साधुओं को जो है भीड़ के बीच में क्यों ले गई, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। तीसरा तो ये भी समझ में आता है क्या वाकई पुलिस जो है भीड़ से डर गई थी, क्योंकि उसने देखा कि जब साधु पर लाठी डंडों से मारा जा रहा था, जो लोग मार रहे हैं, उसमें पुलिस वाला बचता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक भी डंडा नहीं पड़ा है। तो ये जो घटना है ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में पुलिसिंग की क्या व्यवस्था है और पुलिस या तो बहुत ज्यादा कमजोर है वहां पर या फिर बहुत ज्यादा मजबूर है। यदि मजबूर है तो किसकी वजह से मजबूर है, यदि कमजोर है तो उसको ताकतवर बनाने के लिए कोशिश आज तक क्यों नहीं की गई। तो ये जो एक तरीके से मॉब लिंचिंग की घटना है, मतलब नक्सली हम कहें कि नक्सल सिर्फ नक्सलाइट हो गया। हम झारखंड के नक्सलियों के बारे में जानते हैं, हम मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर के आसपास है वहाँ के बारे में जानते हैं। उसके लिए पुलिस की अपनी एक कार्यशैली होती है, उसकी अपनी एक रणनीति होती है जिसके तहत वो काम करती है उनके लिए। अभी आप यहाँ जो पालघर से जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि इस घटना से पहले भी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी जिसके अंदर कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और ये कहा जा रहा था कि बच्चे चोरी हो रहे हैं या चीजें हैं, तो पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये है। दूसरा, वहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है और शिवसेना की यदि हम बात करते हैं तो जब शिवसेना सत्ता में नहीं थी उससे पहले शिवसेना ने ऐसे ही मामलों के ऊपर जो है तुरंत जो है मृत्युदंड की मांग की थी कि ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। तो आज जब उनकी सरकार है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, उन्होंने अरेस्टिंग करवाई है जिसमें 9 नाबालिग है, तो उसमें क्या रहे, तो मकोका या राजपा जिसकी हम बात कर रहे हैं एनएसए की, वो लगाया जा सकता था। तो ये एक तरीके से जो है चीजों को साधने की कोशिश की जा रही है और बहुत शर्मनाक बात है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान जो है 100-150 लोग इकट्ठे हो जाते हैं लाठी डंडों के साथ में और घेर के मारते हैं, वो भी एक जंगल में पिकेट के ऊपर जहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर बैठता है। तो ये एक तरीके से पूरी उद्धव ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि सिर्फ लीपापोती हो रही है, बयानबाजी हो रही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने बताया कि यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की एक
वहाँ पर गार्ड्स खड़े थे। अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट विभाग की चौकी भी थी पीछे, अगर पुलिस चाहती तो इन लोगों को वहाँ पर बंद करके कुछ एक्शन ले सकती थी, लेकिन हम जो है मॉडर्न युग में रहते हैं और हमारे पास में कम्युनिकेशन के इतने सारे साधन हैं, और जब यदि पुलिस को लग रहा था कि उसके पास में पर्याप्त जो है संख्या बल नहीं है, पुलिस फोर्स मौजूद नहीं है, तो वो किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से और पुलिस फोर्स को वहां से बुलवाया जा सकता था, उनको वहां पे सुरक्षित रखा जा सकता था। वहां पे किसी भी तरीके से जो है अगर क्रॉस फायरिंग की जा सकती थी या फिर हम जो है हवाई फायर किया जा सकता था, पुलिस को फोर्स मंगाया जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और जब यदि पुलिस को लग रहा था कि इस तरह के हालात हैं, तो एक घायल साधु को जो है जिसको उस टिकट के अंदर ले गई थी, उसे बाहर निकाल कर क्यों लाई, और जब वो बाहर निकाल के ला रही थी तो बार बार वहाँ पर आवाजें आ रही थी, मारो मारो, गालियां दी थी, इस तरह की बातें चल रही थी, और वो साफ साफ वीडियो बता रहा है। हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहे, वो ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से घेर के मारा गया है, और ये लाठी डंडे सब चल रहे हैं और पुलिस वहाँ मुंह करते बनी देख रही है। तो ये बहुत हैरानी वाली बात है। अभी मैं सुन रहा था एक बीजेपी के प्रवक्ता को, प्रेम शुक्ला जी को, जो उन्होंने कहा है कि उनके पास जो एफआईआर की कॉपी आई है, उसमें कह रहा है कि उसमें से कुछ लोग तो उसके जानकार थे, इंस्पेक्टर के। तो यदि वो कुछ लोग जानकार थे पुलिस के, तो उन्होंने क्यों स्थिति को नहीं समझा। और अब ये बहुत हैरान कर देने वाली बातें हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पुलिस को ऐसा ही करना पड़ा और एक दो साधुओं की हत्या हो जाती है। ये हत्या है जैसे कि आपने कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सी मजबूरी रही होगी, या फिर सरकार की तरफ से क्या इनको कोई ऐसी ताकत नहीं दी गई, क्या एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही तो जांच का विषय है, आखिरकार क्या वजह थी। पालघर में जो स्थिति है वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पे घटनाएं घट रही थी, काफी समय से ये चीजें आ रही थी कि यहाँ पर अफवाह फैल रही है, बच्चे चोरी की अफवाह फैल रही है या चोरी की अफवाह फैल रही है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ की भी जो स्थानीय पुलिस है उसके स्टेशन पे वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसको भी एक बार टारगेट किया गया था, इस बार इन साधुओं को टारगेट किया गया है। तो आखिरकार वजह क्या है कि आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? यही तो जांच में निकल कर आएगा सामने। जी, जांच का विषय जरूर है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो घटना है, ये दूसरी बार घटना सामने आई है। इससे पहले भी 4 दिन पहले वहीं सारणी में इस तरीके की घटना सामने आई थी, 2 लोगों को मारने की कोशिश की गई थी। तो आपको क्या लगता है ये जो मॉब लिंचिंग के मामले हैं किस तरीके से रोके जा सकते हैं? कौन सा ऐसा कदम है? हमने अभी थोड़ी देर पहले महंत सुरेंद्र नाथ जी से बात की थी, तो उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने की वजह से फांसी दे देनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी यदि पुलिस जो है इस पे अगर रासुका लगाती है या मतोका लगाती है, और इसके अलावा जितने भी वहाँ के लोग हैं, यदि उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, तो एक डर पैदा होगा। पुलिस को अपना डर बनाना पड़ेगा, और डर बनाने और अनुशासन के लिए डर तो पैदा करना पड़ेगा। यदि आप उनके सामने लाचार और असहाय दिखाई देंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी, पुलिस के सामने ऐसे ही जो है तांडव होगा। और ये तो आदमी जो है पुलिस के साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन यहाँ पे तो उसकी मौजूदगी में मार दिया गया। आप एक बात बताइए, यदि आप मैं किसी की भी आम आदमी की बात करता हूँ, यदि किसी को कोई थप्पड़ भी मार देता है तो कहता है, वो तुरंत पुलिस को फोन करता है कि पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस में को बुला रहा हूँ। ये थप्पड़ मारने पे भी पुलिस को बुलाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। यहाँ तो बकायदा 100-150 लोग की भीड़ है, वो हाथों में हथियार है, सब कुछ है, तो पुलिस के सामने वो मार देते हैं, तो पुलिस जो है कहाँ सुरक्षा दे पाएगी? तो एक तरीके से ये मर्डर जो है जिसकी मौजूदगी में हुआ, जिसके ऊपर सुरक्षा का दायित्व, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं कौन जिम्मेदार है इसके लिए, है ना? जी, और यहाँ पर जो सवाल होता है यही होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जिस तरीके के जो सवाल सामने आ रहे हैं कि इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, ये जो 2 साधु मौत के घाट उतार दिए गए बेरहमी से, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भगवा पहनना गुनाह है? क्या साधु संत देश में सुरक्षित नहीं है? जो अफवाह फैलाई गई थी किडनी चोरी की, बच्चे चोरी की, ये सिर्फ एक अफवाह के कारण हुआ है या फिर कोई और वजह है? यहाँ पर सरकार के सामने कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, जिसकी बीजेपी की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र में सरकार क्या कर रही है, क्यों साधु संतों को वो नहीं बचा पाई, क्यों वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मी वहाँ पर जो मौजूद थे, क्यों उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों उन्होंने हवाई फायरिंग नहीं की, या फिर पीछे जो वन विभाग की चौकी थी उसी में अगर इन लोगों को बंद करके कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाया होता है यहाँ पर, तो आज हो सकता था कि ये साधु और वो ड्राइवर
जिंदा होते। आपको बता दें 16 अप्रैल की बड़ी घटना, जिसके वीडियोस जब सामने आ रहे हैं तो ये शर्मनाक वीडियोस जब सामने आए तो रोंगटे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरीके की वीडियोस हैं, साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वाले या तो मजबूर है या फिर इन पर इनके पास कोई अधिकार नहीं है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैफ खान जुड़ चुके हैं। सैफ खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका AD स्टार न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैफ खान जी, जिस तरीके का जो मामला सामने आया है महाराष्ट्र के पालघर से, वहाँ पर मिली जुली जो सरकार है, 3 विचारधाराएं मिली हुई है, कांग्रेस, NCP और शिवसेना, ये तीनों ही मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन जिस तरीके से पहले जो कहा गया था कि जनता को हर तरीके से वहाँ पर सुविधा दी जाएगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी, क्या इसी तरीके की सुरक्षा दी जा रही है कि वहाँ पर जो 2 साधु हैं उनकी सुरक्षा तक नहीं कर पाए, वहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद थे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ पालघर में। जी। मैं ये बताना चाहूंगा, आजकल जो अफवाहों का एक दौर शुरू हो गया है। आपने अभी लेटेस्टली भी ये सुना लिखा भी होगा, मुरादाबाद में डॉक्टर्स के ऊपर भी जो है और पुलिस के ऊपर जो है पत्थर फेंके गए। फिर आपने हैदराबाद में देखा होगा। ऐसे ही पूरे देश में अलग अलग स्टेटों में ये अफवाहों का जो दौर चला है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस अफवाहों की वजह से आप ये देखें, अफवाहें क्या फैली हुई थी वहां पे। 110 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, मगर किस चीज के ऊपर हुई? क्योंकि अफवाह ये फैली हुई थी कि ये कुछ चोर आने वाले हैं वहां पे जो बच्चों को जो है, बच्चे चोरी की अफवाह थी कि बच्चे चोरी करके इनकी किडनी चोरी कर ली जाती। जी, लेकिन ये अफवाह पहले से फैली हुई है। 4 दिन पहले एक और घटना हो चुकी है सारणी में कि बच्चे चोरी करने कुछ लोग आते हैं, उनको उनसे बचाना है बच्चों को, तो इसको लेकर पहले भी 2 लोगों को मारने की कोशिश की जा चुकी है। लेकिन क्या वहाँ की सरकार इतनी लाचार हो चुकी है कि कोई एक्शन नहीं ले पाई कि बच्चे चोरी भी करने अगर कोई आ रहा है तो इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए? नहीं, देखिए, सरकार अपना और प्रशासन अपना काम बिल्कुल कर रहा है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ऐसे लोगों के ऊपर, और उनपे भी चाहूंगा जो लोग ये अफवाहें बाहर निकालते हैं कि चोर आने वाले हैं, चोर चोरियां करने वाले हैं, जो है बच्चे उठाने वाले हैं, उनके ऊपर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनके ऊपर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जी, इतनी ही इन्वेस्टिगेशन की 3 लोग जाते हैं, जिनमें 2 साधु हैं, एक 70 वर्षीय साधु, एक 35 वर्षीय जो सीख रहा है उस साधु से, और तीनों को मार दिया जाता है। पुलिस विभाग कुछ नहीं कर पाता है, तब भी ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। देखिए, 110 लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई। आप जानती हैं कितना बड़ा क्राउड था। 101 लोग पुलिस की हिरासत में है 30 अप्रैल तक, जिनमें 9 नाबालिग हैं, उनको आश्रय गृह भेज दिया गया, वहां पर उनको बैठा के खिलाया जाएगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, मालूम किया जाएगा कि किसने ये अफवाह फैलाई है। दूसरी चीज, किस किस लोगों ने जो है ये एक्शन उठाया है, किन किन लोगों ने जो है उनको मारा है। 70 साल के 3 लोग जो है जिनको मारा गया, जिसमें से 2 लोग साधु थे और एक उनका ड्राइवर था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब ऐसी हमारे देश में लिंचिंग की खबरें आती हैं या लिंचिंग की जाती है, उस पर कोई कंट्रोल जो है उस वक्त मौजूदा तो बचाए स्टेट की पुलिस जो भी होती है या जो वो नहीं कर पाती। आपने देखा होगा, अभी मैंने तभी आपको एग्जांपल मुरादाबाद का दिया, मैंने आपको एग्जांपल हैदराबाद का दिया। ये एकदम ही जब अटैक होता है पूरा की तरफ से, तो कितनी वो प्रिवेंशन कर सकता है। बच्चा, आपने देखा होगा वीडियो जो है बचाने की कोशिश की गई थी, अरे नहीं बचा सकते थे क्योंकि बहुत मारा था। साफ नजर आ रहा है जब लाठियां भांजी जा रही थी साधु के ऊपर, तो पुलिस वाला अलग बचते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि पुलिस वालों को भी मारा जा रहा था, मारा जा रहा था। लेकिन उन्होंने पहले अपना बचाव किया। वहां पर क्या वो हवाई फायर नहीं कर सकते थे? क्या वो लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे? क्या वो मदद के लिए और स्टाफ नहीं बुला सकते थे? वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका कहाँ गया था उस वक्त? मदद के लिए बुलाया भी उन्होंने, अपनी बुलाई भी, मगर जितनी देर में मदद पहुंचती उतनी देर में उन लोगों का मर्डर हो चुका। आप इन्वेस्टिगेशन देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है इसलिए ही होती है कि सबसे पहले ये अफवाहें फैलाने वाले को उस पर सख्त एक्शन, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सख्त एक्शन जो है वो उठाया जाएगा। जो लोग 110 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, अभी उनसे ये भी पूछा जाएगा किसने अफवाहें ये फैलाई थी, कौन कौन लोग जो है मेन इसमें जिम्मेदार है। बड़ी गैर जिम्मेदारी, जाहिर सी बात है कि जो है बैकअप सपोर्ट जो है वो उतनी नहीं थी, मैं बिल्कुल मानूंगा कि
जो है पुलिस प्रशासन के पुलिस के जो कर्मी थे वो इतने ज्यादा नहीं थे कि जो पूरा प्रिवेंशन वो कर सकते थे, क्योंकि ऐसी कोई सूचना ही नहीं थी उस वक्त कि एकदम ही कोई तरीके से देखा जाए सैफ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अगर वीडियो सही तरीके से देखा जाए तो 6 या 7 लोग, वो 3 लोगों और 70 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं, साधु हैं, उन पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी गाड़ी में पुलिस वाले बैठे हैं, वो बाहर तक नहीं निकले, और क्या उनमें से एक भी कॉल करके नहीं बुला सकता? यहाँ पर आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई उनके खिलाफ। तो जब 4 दिन पहले एक ऐसी घटना हो चुकी है, अफवाह पहले से फैल रही है, तो अब तक ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर अब एक्शन लिया जाएगा तो और कितनी घटनाएं ऐसी उनके सामने लानी पड़ेंगी, ये बता दीजिए। सबसे पहले तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी अफवाहों के ऊपर सबसे पहले यकीन ना किया जाए, क्योंकि ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये पहली चीज इंसानियत के नाते जी रोकने की आवश्यकता जरूरत है। और जब एक मॉब अटैक करता है, वो चाहे वो 5 पुलिस वाले हों या 4 पुलिस वाले हों, वो उनको नहीं देखता, पुलिस वाले उसमें कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि एक बहुत बड़ा मॉब आपको मारा होता है। और जो आप वीडियो में देख रही थी, वो जो कुछ लोगों ने तो शुरुआत की थी, उसके बाद पूरा एक मॉब है, जो 100 से ऊपर तो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानती 110 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब 110 लोग जब हमला करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो फोर्स होगी जो है उसको। अगर 100 लोगों की भीड़, जी 100 लोगों की भीड़ होती है, अगर वहां पर एक फायरिंग हो जाती है तो शायद उस भीड़ को अलग करने के लिए इतना काफी होता है। क्या पुलिस वालों के पास गन नहीं थी हवाई फायरिंग करने की? अगर जान बचानी होती तो अधिकार होता है, आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं? नहीं, ये मैं बिल्कुल आपकी बात जो है ये बिल्कुल जो है जायज है, और जो है हवाई फायरिंग होनी चाहिए थी। इनफैक्ट जो है पैरों पे भी गोलियां मारनी चाहिए थी, जो लोग जो है ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे मारने के लिए। ये एक्शन जो है पुलिस की तरफ से मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा ये चीज, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं, कोई मजबूरी है? पुलिस जो है अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अगर चाहती है बचाने के लिए, या ऐसे कोई भी स्टेप जो है, जैसे पैरों पर जान बचाने के लिए जो पैरों की गोलियां मार, आप अपनी जगह बिल्कुल सही जी, जरूर सामने नजर आई, मगर ये जरूर देखने को मिला कि हाँ, जो पुलिस वाले थे वो बिल्कुल लाचार नजर आ रहे थे। उन सब और उस मौत के सामने जो है, क्योंकि लगातार अटैक्स चल ही रहे थे, पुलिस वालों को भी मारा जा रहा था, तो वो अपनी सेफ्टी जो है वो अपनी सेफ्टी तक तो कर नहीं पाए। जी अपनी का यूज नहीं किया यहाँ पर, आप अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र व्यवस्था जो है, महाराष्ट्र सरकार की व्यवस्था लचर होती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीरें सामने आई है वो साफ जाहिर करती है कि किस तरीके की महाराष्ट्र सरकार की लचर व्यवस्था है, जिसके चलते यहाँ पर जो साधु को मार दिया गया है, इस तरीके की शर्मनाक घटना सामने आई। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सैफ खान जी। तो सुना आपने किस तरीके से पुलिस विभाग की तरफ से जो अधिकार की बात की जा रही है, मजबूरी की बात की जा रही है, एक तरफ से पैरवी की जा रही है। जो पुलिस विभाग के लोग हैं, क्या उनके पास कोई अधिकार नहीं था? क्या वो हवाई फायरिंग नहीं कर सकते थे लोग बचाने के लिए? इसका नतीजा ये है कि उन लोगों ने, जो गांव वाले लोग हैं, उन्होंने बुरी तरह से पीट कर मौत की घाट उतार दिया। 2 बार में हमला किया गया। बता दें आपको, जब पहले हमला किया गया तो पुलिस विभाग के लोगों ने इनको छुपाया, उसके बाद जब दोबारा निकाल कर ले जाने लगे, गाड़ी में बिठाया, उसके बाद फिर से गाँव वालों ने हमला किया इस पे। इस वक्त उन्होंने पुलिस वालों पर भी हमला किया था। पुलिस वालों पर जब हमला किया तो पुलिस वालों ने अपनी जान पहले बचाई। आपको बता दें कि पीछे एक जो वन विभाग की चौकी थी, वहाँ पर भी ये लोग इनको छुपाकर एक्शन ले सकते थे, हवाई फायरिंग कर सकते थे, पैरों में गोली मार सकते थे या फिर लाठी चार्ज कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया जिससे इन लोगों की जान बचती। क्या मामला था? क्या सिर्फ अफवाह थी इसका कारण, या फिर पुलिस मजबूर? जो दूसरी तस्वीर सामने आ रही है कि इन लोगों की जान कैसे नहीं बच पाई, क्या पुलिस मजबूर थी या फिर इनके पास अधिकार नहीं था? सवालिया निशान महाराष्ट्र सरकार के सामने खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से आपको पूरा मामला बता देते हैं। 16 अप्रैल की घटना है। जूना अखाड़े के 2 साधु, एक 70 वर्षीय, दूसरे 35 वर्षीय, साथ में उनके ड्राइवर मुंबई के कांदीवली से जा रहे थे गुजरात के सूरत। खबरों के अनुसार अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इसके बाद जब 120 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय कर लिया, उसके रात के 10 बजे करीब वन विभाग की गार्ड से बात करते हुए वहाँ पर ये पाए गए हैं। उसके जो बाद तुरंत गांव के लोग वहाँ पर आते हैं, गाड़ी में तामझाम करते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं, लाठियाँ भांजते हैं, जो कुल्हाड़ी और चाकू थे उनसे बुरी तरह से हमला करते, घायल कर देते हैं। साथ में जो इनके साथ 50,000 कैश और सोने के जो भी आभूषण थे वो भी इनसे ले लिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद कार्रवाई क्या होती है? 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है, 101
30 अप्रैल तक हिरासत में लिया गया है। 9 लोग जो नाबालिग थे उनको आश्रय गृह भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि इस तरीके के जब मॉब लिंचिंग के मामले सामने आते हैं तो क्या एक्शन लिए जा रहे हैं कि आगे इस तरीके की घटनाएं सामने आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सारणी में एक घटना हो चुकी है जो मॉब लिंचिंग की ही घटना कहलाएगी, क्योंकि 2 लोगों को मारने की कोशिश की गई और बोला जा रहा है कि यही अफवाह फैलाई गई थी कि किडनी चोर, बच्चे चोर वहां पर घूम रहे हैं, जिसको लेकर गांव वाले उत्तेजित हो जाते हैं, लोगों पर हमला कर देते हैं और उसके बाद नतीजा ये है कि भगवाधारी जो 2 साधु थे उन पर हमला कर दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हमला हुआ। वहां पर 2 गाड़ियां पुलिस की मौजूद थी, दूसरी गाड़ी से पुलिस वाले बाहर भी नहीं निकले। हालांकि पहली गाड़ी के जो पुलिस वाले थे उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन वो कोशिश भी उनकी नाकामयाब नजर आई। अब वहां पर जब पुलिस वालों ने अपनी जान पहले बचाने की कोशिश की तो साफ दिख रहा था कि किस तरीके से पुलिस मजबूर है या फिर उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है इन लोगों को बचाने के लिए। लगातार हम आपको बता रहे कि जिस तरीके से ये मामला महाराष्ट्र के पालघर से सामने आया है, वहीं कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे उन्होंने भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और की भी जा रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कहा है अपराधियों को तुरंत उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पर भी पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये निंदनीय मामला है, बेहद निंदनीय मामला है, क्योंकि अगर भगवाधारियों पर इस तरीके का हमला किया जाता है तो क्या पहले पूरी जानकारी नहीं ली जानी चाहिए थी? क्या साधु संत महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है? तमाम तरीके के सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके की ये घटना सामने आई है। एक 70 वर्षीय साधु, दूसरा 35 वर्षीय साधु और साथ में उनका ड्राइवर। बता दें 70 वर्षीय जो चिंकड़े थे उन्हीं से सीखते थे ये 35 वर्षीय सुशील गिरी साधु साथ में रहते थे, जिसके बाद गुजरात के सूरत जा रहे थे दोनों, मुंबई के कांदिवली से, और बीच में ही इनको मौत के घाट उतार दिया गया। वीडियो साफ अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस वाले इनको ले जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही रोककर इन पर हमला कर दिया जाता है और पुलिस वाले जो ले जा रहे हैं अपनी जान बचा रहे हैं। लाठियां भांजते हुए ये गांव वाले नजर आ रहे हैं, इनसे पुलिस वाले बचते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी गाड़ी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही भीड़ से। दूसरी गाड़ी से पुलिस वाले बाहर ही नहीं निकले, ना उन्होंने किसी भी तरीके का कोई एक्शन लिया कि इस भीड़ से इन लोगों को बचाया जा सके। सवालिया निशान पुलिस विभाग और महाराष्ट्र सरकार पर, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी से कृष्ण हेत जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज़ में। जी धन्यवाद। कृष्ण जी, महाराष्ट्र से ये निंदनीय जो मामला आया है, साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है इस घटना का? क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो 2 साधु और उनके ड्राइवर जो है वो कानपुर से सूरत जा रहे थे और पालघर में कुछ अफवाह फैली थी कि वहाँ पर कुछ किडनैपिंग हो रहा है और कोई लोग जो ऑर्गन्स हैं लोगों के वो बेच रहे हैं, और इसके वजह से, ये अफवाहों के वजह से लोग वहाँ थोड़े भयभीत थे और ये दुर्घटना घटी है। ये बहुत ही मैं इसका पूरा खंडन करता हूँ। 101 लोगों की अरेस्ट हुई है और 9 माइनर्स को पुलिस कस्टडी में डिटेन किया है। तो ये मैं जो भी सरकार कार्रवाई करती है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द 5 कोर्ट में दंडित करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस घटना का जिम्मेदार कौन है, महाराष्ट्र सरकार या फिर वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी? देखिए, कोई बात पर पॉलिटिक्स करना वो अच्छी बात नहीं है, और हमारे जो यहाँ के नेता है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मांग की है कि इस तरह की समिति बैठाई जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा। बिल्कुल सही, कड़ी सजा देनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। इस तरीके से कड़ी सजा देने का मांग की जा रही है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो अफवाह फैली थी उसके कारण ये साधु और ड्राइवर तीनों की हत्या कर दी गई, लाठीचार्ज किया गया, लाठियां भांजी गई, साथ ही साथ इन पर कुल्हाड़ी चाकू से हमला किया। 2 बार में ये हमला किया गया।
पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, 2 गाड़ियाँ मौजूद थी वहाँ पर, लेकिन पहली गाड़ी से पुलिस वाले बाहर आए, दूसरी गाड़ी से नहीं आए। बड़ी बात है कि इस तरीके से जो हमारे रक्षक हैं उन्होंने ही कोई एक्शन नहीं लिया। अधिकार होता है जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग का, पुलिसकर्मियों के पास पैरों में भी गोलियां चला सकते थे ये पुलिसकर्मी, या फिर लाठियां भांज सकते थे उल्टा इन पर, कोई तो एक्शन ले सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बड़ी खबर बता रहे हैं आप तक एबी स्टार के जरिए पहुंचा रहे हैं किस तरीके से इन लोगों ने बुरी तरह से साधुओं पर हमला किया। इसके बाद हॉस्पिटल जब इन साधुओं को पहुंचाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई के कांदिवली से गुजरात के सूरत जा रहे थे दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होने ये लोग। 70 वर्षीय साधु और 35 वर्षीय साधु, इनका नाम एक साधु का नाम है 70 वर्षीय साधु का नाम है चिंकड़े, दूसरे साधु जो 35 वर्षीय उनका नाम है सुशील गिरी। इसके बाद महंत गिरी ने साफ कहा है कि अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे। एक तरफ जहां कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। 4 दिन पहले ही ऐसी एक और घटना हुई थी जिसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर अफवाह पहले से फैली थी किडनी चोर और बच्चे चोर यहाँ घूम रहे हैं, तो क्यों घटना पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? मैं आपको बता दें कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है घटना की। जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट मांगी है मामले की कि किस तरीके से वहां पर घटना किस तरीके से हुई है, क्या एक्शन लिए गए, क्या एक्शन नहीं लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट मांगी है महाराष्ट्र सरकार से, क्योंकि सवाल निशान महाराष्ट्र सरकार पर ही खड़ा होता है कि क्यों वहां पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, क्यों लोगों की सुरक्षा नहीं की जा रही, क्यों अगर वहां पर इस तरीके के बच्चे चोर या किडनी चोर घूम रहे तो अब तक एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद नतीजा यह है कि इस अफवाह के चलते 3 लोग मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। इसके पहले भी एक घटना सामने आ चुकी है, लेकिन 2 लोगों को जब मौत की घाट उतारने की कोशिश की गई थी उसके बाद भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि जैसे जो मांगे आ रही हैं कि एनआईसी के तहत मामले दर्ज किए जाए या फिर इन लोगों को फांसी दी जाए जिन्होंने हमला किया था। 110 लोग जो हिरासत में लिए गए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 101 लोगों को पुलिस हिरासत में 30 अप्रैल तक रखा गया है। 9 लोग नाबालिग हैं जिनको आश्रय गृह में रखा गया है, और जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे उनमें से 2 पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड भी कर दिए गए। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है महाराष्ट्र सरकार से कि पूरी घटना की जो रिपोर्ट बनाकर अब उन तक पहुंचाई जाए कि क्या एक्शन लिया उन्होंने और क्या एक्शन नहीं लिया। 16 अप्रैल की बड़ी घटना जिसके वीडियोस जब सामने आ रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पालघर के सांसद राजेंद्र डेडिया गावित से हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते कि घटना पर क्या एक्शन लिया गया और क्या नहीं, लेकिन वो भी इन सवाल जवाबों से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से कोशिश की जा रही है लेकिन वो ना तो कॉल उठा रहे हैं, यहाँ पर वो इस घटना से ही मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार पर जिम्मेदारी आती हुई दिख रही है। इस घटना की सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है महाराष्ट्र सरकार से। बीजेपी ने हमला बोला है कि क्यों इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, अगर व्यवस्था नहीं है तो अब हाई लेवल पर कार्रवाई की जाए इन लोगों के खिलाफ। तो इसी के साथ फिलहाल अब के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।